हेलो, आवाज आवाज क्या है? माइक की आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है सबको? वॉल्यूम ठीक है इतना? तो हम लोग कल पढ़ रहे थे इकोलॉजी के बारे में और कुछ बेसिक टॉपिक्स देखे थे इकोलॉजी के। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी डेफिनेशन देखी थी ना, क्या होता है इकोलॉजी? जीव और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी या इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फिर लेवल्स ऑफ इकोलॉजी देखे थे कल हम लोगों ने। लेवल्स से पहले एक चीज और देखी थी, सब डिविजन्स ऑफ इकोलॉजी। उसमें क्या था? अर्ट इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी और जीन इकोलॉजी। तो अर्ट इकोलॉजी में क्या था बेटा? स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरनमेंट, मतलब एक ही जाति के एक जीव की जो स्टडी करेंगे उसको किस में रखेंगे? अर्ट इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी में क्या था? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कम्युनिटी टू रियल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यानी कि समुदाय का उसके जो उसका जो सराउंडिंग वातावरण है उसके साथ उसका इंटरेक्शन क्या कहलाएगा? सिन इकोलॉजी कहलाएगा। जीन इकोलॉजी में क्या होता है? हाँ, कि आवास के संबंध में जनसंख्या और जनसंख्या की जो आनुवंशिक विविधता है उसको क्या बोलेंगे? जीन इकोलॉजी बोलेंगे। क्लियर? फिर हमने देखे थे लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। तो लेवल्स ऑफ इकोलॉजी में क्या क्या था? हमने स्टार्ट करा था सबसे बेसिक लेवल से, जिसको बोला था हमने बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स कहाँ मिलेंगे हमको? सेल्स में मिलेंगे। ठीक है, सेल के अंदर भी एक चीज होती है, सेल के अंदर क्या मिलेंगे? सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स भी याद रखना, लेकिन हमने वहां पे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं लिखा है। बायोमॉलिक्यूल्स सीधे सीधे लिखा है, कहाँ मिलेंगे? सेल्स में मिलेंगे। सेल्स का एग्रीगेशन क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। और पूरा एक ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएगा? एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ठीक है, जो कि एक बेसिक लेवल है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद अगला लेवल क्या आता है? पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन के बाद अगला लेवल क्या आता है? कम्युनिटी का। कम्युनिटी के बाद अगला लेवल क्या आएगा? इकोसिस्टम। फिर उसके बाद बायो, फिर उसके बाद बायोस्फीयर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे पढ़ोगे। सेल मेम्ब्रेन बायोलॉजी का टॉपिक है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली जो एक बाउंड्री है ना, जो कि पूरी एक सेल को बांधे रखती है। ठीक है, जो परमिट करती है सॉलिड्स को अंदर आने के लिए, बाहर जाने के लिए, तो वो कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई या प्लाज्मा लेमा हो गई, तो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड्स थ्रू आउट द मेम्ब्रेन। ठीक है, और क्या करेगी? रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि दृढ़ता प्रोवाइड करती है सेल। तो ये उसके बेसिक फंक्शन है। प्लाज्मा लेमा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा लेमा बोलते हैं प्लांट्स में और सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं एनिमल्स में। दोनों में अंतर भी है थोड़ा। हाँ, तो हम कहाँ पे थे फिलहाल? हाँ, जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात करी थी हम लोगों ने। ठीक है, जो टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है? बायोस्फीयर। और जो सबसे बॉटम का हम लोग इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे वो क्या है? हमारा ऑर्गेनिज्म। ठीक, वैसे अगर और नीचे जाएंगे तो बायोमॉलिक्यूल्स, लेकिन हमें वहां से मतलब नहीं, हम सीधे सीधे पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म से और ये बायोस्फीयर तक। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में कभी पूछ लिया गया कि ऑर्गेनिज्म से नीचे का भी लेवल दे दिया गया, तो उसको भी थोड़ा सा याद रखना है, ध्यान रखना है, इसलिए हमने वहां से देखा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एनवायरनमेंट के बारे में। तो एनवायरनमेंट में 2-3 बातें हमने डिस्कस की थी कि एनवायरनमेंट होता क्या है। बेसिकली हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर जो सराउंडिंग एरिया या सराउंडिंग है हमारे चारों तरफ, उसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं, एनवायरनमेंट। लेकिन एक साथ हम लोग एक चीज और बताई थी कल, कि जो हमारे चारों परिस्थितियां हैं जो जीव को प्रभावित करती है उसको क्या बोलेंगे? पर्यावरण। ठीक है, अब ये परिस्थितियां कैसी होंगी? भौतिक भी होंगी, जैविक होंगी और सांस्कृतिक होंगी। ठीक है, तो भौतिक परिस्थिति में क्या क्या होगा? भौतिक परिस्थिति में क्या क्या होगा? भौतिक परिस्थितियां मतलब एबायोटिक फैक्टर हो गया ना। भौतिक परिस्थितियां क्या हो गई? एबायोटिक फैक्टर हो गया। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, यानी कि जलवायु से संबंधित। एडाफिक फैक्टर मीन्स सॉइल सेलेनिटी, और टोपोग्राफिक मतलब स्थलाकृति से संबंधित। ठीक है, यानी कि जो भौगोलिक स्थिति पृथ्वी की उसके अकॉर्डिंग, तो इसको क्या बोलेंगे? टोपोग्राफिक। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था जैविक। जैविक में क्या होता है? प्लांट्स हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, ये सारे क्या है? जैविक हो जाएंगे। सांस्कृतिक में क्या होता है? कोई धार्मिक परंपरा हो गई या कोई ऐसा रिचुअल हो गया, तो ये सारे में किस में आएंगे?
सांस्कृतिक के तहत आता है, ठीक। तो यहाँ तक देखा था। फिर उसके बाद हमने बात करी थी थोड़ी सी जो कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रही है, उसके एक फॉर्मूला लिखा था कि B+I और D या M+E करके कुछ ऐसा कुछ फॉर्मूला था, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें देखा था कि कब बढ़ती है कब घटती है। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल लास्ट टाइम पे पढ़ रहे थे, तो उसमें 2 मॉडल डिस्कस किए थे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे। पहला मॉडल क्या था, पहले मॉडल का नाम बताओ। हाँ, चार घातांकीय मॉडल। दूसरा लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का अगर हिंदी से मिस हो रही थी, उसको कहते हैं संभार तंत्र मॉडल। संभार तंत्र, लॉजिस्टिक को क्या बोलते हैं, संभार तंत्र मॉडल। ये लॉजिस्टिक मॉडल की हिंदी है यहाँ पे, ठीक है। इसी को बोलते हैं लॉजिस्टिक मॉडल। और हमने दोनों चीज डिस्कस की थी, कब चार घातांकीय होगा और कब ये संभार तंत्र होगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होगी और लॉजिस्टिक ग्रोथ कब होगी। जब हमारे पास रिसोर्सेस अनलिमिटेड होंगे, कंपटीशन नहीं होगा वहाँ पे, जाहिर सी बात संसाधन असीमित और कंपटीशन कम होगा, या ना के बराबर हो सकता है, लेकिन होगा जरूर पर ना के बराबर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलेंगे। देख दी, जैसे हम स्क्वायर के हिसाब से करेंगे तो संख्या अचानक से बढ़ती जाती है, ठीक है। और किसी किसी को जोड़ के निकालेंगे तो वो भी उसके कंपटीशन में कम होगा, तो वो क्या कहलाएगा, लॉजिस्टिक कहलाता है। तो एक्सपोनेंशियल वाले में कर्व कैसा बनता है, जे शेप बनता है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल का एक नाम और ज्योमेट्रिक ग्रोथ मॉडल बोलते हैं, ठीक है। ये नाम याद रखना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ मॉडल, और हिंदी में क्या बोलेंगे, चर घातांकी मॉडल, ठीक है, चर घातांकी वृद्धि का मॉडल। लॉजिस्टिक मॉडल में क्या है, एस शेप है, लेकिन वहां पे एक चीज और है कि संसाधन जो है वो सीमित है। संसाधन सीमित होंगे तो क्या बनेगा, कंपटीशन होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपटीशन क्यों होगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, यानी जनसंख्या जो है ज्यादा बन जाएगी। शुरुआत में लोग ज्यादा होंगे तो वापस में क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे तो जनसंख्या घटेगी, ठीक है। तो वहां पे ग्रोथ कैसी होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, ठीक। तो ये लॉजिस्टिक होता है, ठीक है। एक चीज और याद रखनी, प्रकृति में जो मॉडल चलता है, वास्तव में जो मॉडल फॉलो होता है वो कौन सा है, ये लॉजिस्टिक मॉडल, यानी संभार तंत्र मॉडल फॉलो होता है। जो हमें वास्तव में प्रकृति में देखने को मिलता है वो कौन सा है, लॉजिस्टिक मॉडल, जो कि यथार्थ माना जाता है, ठीक है। तो इसका एक वो है ग्राफ देखते हैं जरा। बात करते हैं दोनों मॉडल की, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल चरघातांकी, लॉजिस्टिक संभार तंत्र, ठीक है। अब जरा यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग। इसको अगर एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, ठीक। तो ये वाला जो एक्सिस है किसको डिनोट करेगा, टाइम को, टी फॉर टाइम, मतलब समय। और ये वाला एन, पॉपुलेशन साइज, बेसिकली पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो ये किसको डिनोट करेगा, एन को। और एन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज। अच्छा, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, जरा ये भी डिस्कस कर लेते हैं पहले। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, यूनिट एरिया में कितने लोग एक साथ पाए जा रहे हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी।
जैसे हमारा ये मान लो 10 बाई 10 का 1 स्क्वायर फीट का कमरा है, तो इसमें अगर 50 व्यक्ति बैठे हैं तो क्या कहलाएगा ये? डेंसिटी कहलाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी। बातें नहीं बताई। ठीक है, बनाओ तो फिर बताओ। डेंसिटी है, हाँ डेंसिटी, थोड़ा सा तो समझ की बात है बस। बन गया सबका? बन गया? अच्छा बनाओ बनाओ। हो गया? चलो यहाँ ध्यान दो। देखो बेटा, ये कर्व कैसा मिल रहा है हमको? जे शेप मिल रहा है। देखने में लग रहा है कि जे शेप है ये, और इसको जरा ध्यान से देखो, ये कैसा लग रहा है? एस शेप लग रहा है। ठीक है, तो जे शेप किस में मिल रहा है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। और ये एस शेप किस में मिल रहा है? लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल या संभार तंत्र लॉजिस्टिक मॉडल, संभार तंत्र मॉडल। ठीक है, तो जे शेप, और ये फॉर्मूला किसका है? फॉर्मूला किसका है? चरघातांकी या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। ये वाला फॉर्मूला किसका है? संभार तंत्र या लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है, देखो शुरुआत में क्या होता है, जब हमारे पास संसाधन असीमित है, शुरुआत में कहीं ना किसी जगह की थोड़ी बहुत तो जनसंख्या कम ही रही होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, जैसे किसी जंगल की बात करें, जंगल में शुरुआत में अगर मान लो 10 हिरन हैं, ठीक है, तो शुरुआत में 10 है मतलब कम है, तो तभी ये दिख रहा है कि शुरुआत में धीरे धीरे ग्रोथ होगी। लेकिन जैसे इनकी थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ती है, चूँकि संसाधन असीमित है, उनको पूरा चांस मिलता है ग्रोथ करने का। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? तेजी के साथ, क्योंकि संसाधन असीमित है, तेजी के साथ उन्होंने अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करते बढ़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि संसाधन असीमित है, कॉम्पिटिशन है नहीं, तो ये ग्रोथ मॉडल कैसा बन जाएगा? जे शेप बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये यहाँ दिखा रहा है कि ये एस शेप मिल रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे के है, इसको बताएंगे कि के क्या है। लेकिन ये जो मॉडल है, के की वैल्यू को पार कर देता है। पहले आप यहाँ पे के देखो क्या है, ये है संपोषण क्षमता या पोषण क्षमता।
इसको इंग्लिश में लिखोगे यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी। ये क्या होता है? नहीं होता क्या, ये तो होता है कि संपोषण क्षमता होगी, लेकिन होता है डिफाइन कैसे करो? मान लिया हमने यही कमरा है हमारा, इस कमरे में बैठने की व्यवस्था कितने लोग की? 100 लोगों की, और 100 लोगों के हिसाब से यहाँ पे क्या है? खाना पानी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये कमरा यानी ये आवास कितने लोगों को सपोर्ट करेगा? मैक्सिमम 100 लोगों का। तो 100 से ज्यादा को नहीं करेगा। अगर 100 से ज्यादा को जब करेगा तो जाहिर सी बात है ओवर क्राउडिंग होगी, मतलब भीड़ भाड़ ज्यादा होगी। जब भीड़ भाड़ ज्यादा होगी तो हम खाना कम मिलेगा हमें, ठीक है, जाहिर सी बात है खाना कम मिलेगा, ठीक है। आपस में हो सकता है कंपटीशन भी हो, लड़ाई झगड़ा भी करें, ठीक है। तो हो सकता है कोई इलेमिनेट भी हो जाए, यहाँ से बाहर चला जाए, कुछ भी हो जाए, तो वट एवर। तो क्या होगा कि यानी कि आवास की एक पोषण क्षमता होती है, उस क्षमता से परे वो जनसंख्या को अलाउ नहीं होता है, अलाउ नहीं होने देता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये आवास की क्षमता होती है, किसको? जनसंख्या को पालने की एक तरीके से, ठीक है। और क्या होता है जब संसाधन यहाँ पे सीमित होते हैं, चूंकि सीमित संसाधन में एक आवास अलाउ करता है कि हम इतने सपोज 100 लोग को ही पाल सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पाल सकेंगे, तो वह क्या कहलाएगी? उसकी पोषण क्षमता कराती है, क्लियर। तो कि यहाँ पे संपोषण क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी होगी। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि सिग्मॉइड है, तो ये की वैल्यू को पार नहीं करेगा क्योंकि संसाधन सीमित है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने की कोशिश भी करेगी, ओवर क्राउडिंग होगी, कंपटीशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, और हमें स्ट्रेट लाइन मिलती रहेगी यहाँ पे, ठीक है। वैसे समझ में आ रही क्यों ऐसे हो रहा है ये? क्लियर। तो ये इसको बना दो और ये चीज़ें लिख लेना यहाँ पे, ठीक। और प्रकृति में हमें जो मॉडल मिलता है देखने को, वो कौन सा मिलता है? यथार्थ रूप में ये वाला। तो ये वाला लॉजिस्टिक मॉडल है, यथार्थ रूप में मिलता है देखने को, यानी वास्तविक रूप में। पोषण क्षमता के बारे में थोड़ा सा लिखो, क्या होती है? के बारे में लिखो। एक आवास में, एक निश्चित आवास में रहने वाले जीवों की अधिकतम संख्या जिससे परे मतलब बाहर, बियॉन्ड, जिससे परे वह आवास उस अधिकतम संख्या से अधिक संख्या को, उस अधिकतम संख्या से अधिक संख्या को पनपने नहीं देता या बढ़ने नहीं देता, पनपने नहीं देता या बढ़ने नहीं देता, बढ़ने नहीं देता। क्यों बढ़ने नहीं देगा? वजह क्या है? संसाधन सीमित है, ठीक है। बस ये तो हो गया इतना। हाँ अच्छा, ये पता चल गया कि वास्तविक प्रकृति में कौन सा मॉडल मिल रहा है, ठीक है। दोबारा थोड़ी सी बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में।
एनवायरमेंटल फैक्टर, ये पर्यावरणीय कारक, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे आज फिर से। फैक्टर, कारक या घटक एक ही बात, ठीक। तो बेसिकली हमें पता है कि कितने टाइप के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, अजैव और इसी को भौतिक भी बोलते हैं। और फिजिकल फैक्टर या एबायोटिक फैक्टर बोलते हैं इसको, एक ही बात। इसको जैव घटक बोलेंगे और इंग्लिश में इसको लिख देंगे बायोटिक फैक्टर। इतना तो हमें पता है कि कौन कौन से होते हैं, कल हमने देख लिया था, ठीक है। आज हम लोग उस तरीके से टेबल बना के नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि क्या होता है। सीधे सीधे हम बात करेंगे लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर और एयर, इन 5 फैक्टर की बात करेंगे आज। किन फैक्टर की बात करेंगे? तो सबसे पहले टेम्परेचर, तापमान की बात कर लेंगे। फिर प्रकाश की बात कर लेंगे। फिर यहाँ पे जल की बात करेंगे। फिर यहाँ पे मृदा की बात करेंगे, ठीक है। ये 4 जो है मेन रहते हैं, इनके बारे में पढ़ा होता है, ठीक। अच्छा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पर्यावरणीय दृष्टि से सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है वो कौन सा है, तो कौन सा होगा? जरा दिमाग पे जोड़ के बताओ। सबसे ज्यादा पर्यावरणीय, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है वो कौन सा होगा? तापमान होता है, ठीक, याद रखना। अगर पूछा जाए कभी एग्जाम में कि पर्यावरणीय दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो घटक है वो कौन सा है, तापमान। लिखो वहीं पे, ठीक है सारे ही, जो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तापमान है। कहने का मतलब क्या है? हाँ बोलो। लाइट के जो प्रकाश है, तापमान तापमान हो जाएगा उसका। मैंने क्या कहा? पर्यावरणीय दृष्टि से, ना कि फोटोसिंथेटिक की दृष्टि से, ठीक है। क्लियर हो गया? पर्यावरणीय दृष्टि से अगर पूछेगा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक या रेलेवेंट फैक्टर कौन है, तो कौन होगा? तापमान, याद रखना है। तो अब बात करते हैं तापमान की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ। टेम्परेचर होता क्या है? डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस, ये मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। ठंडे या गर्म का मापन क्या कहलाता है? तापमान का डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। ठंडे या गर्म का मापन क्या करेगा? तापमान। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, पृथ्वी पे कुछ क्या ऐसी जगह है जहां टेम्परेचर माइनस में पाया जाता है? नहीं है?
कौन कौन सी जगह नाम बता देगा? जितने हमारे ध्रुवीय क्षेत्र हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, इन पे टेम्परेचर कितना होता है? माइनस में होता है। भारत में भी कुछ जगह है जहाँ पे माइनस में होता है, जैसे लद्दाख का एक द्रास क्षेत्र है, वहाँ पे कहते हैं भारत का कोल्डेस्ट प्लेस है द्रास। और क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ टेम्परेचर कह सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है? विश्व रेखा के कभी 100 से ज़्यादा नहीं होगा, सब मर जाएंगे अगर इतना हो गया। बताओ बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस से सेंटीग्रेड नॉर्मल तापमान होता है। ठीक है। गर्मी में अगर हमें गर्मी लगती है तो पसीना क्यों आता है? गर्मी में अगर गर्मी लगती है तो पसीना क्यों आता है? स्वेटिंग यानी पसीना आना एक तरीके की बॉडी की कूलिंग मैकेनिज्म है। कूलिंग मैकेनिज्म, अगर पसीना नहीं आएगा तो एक्सेसिव हीट हो जाएगी और उसकी वजह से क्या हो सकता है? शॉक लगने का चांसेस रहता है। इसीलिए पसीना आना जरूरी होता है। पसीना आता है तो एक तरीके की बॉडी की कूलिंग मैकेनिज्म है ये। सर्दियों में कपकपी क्यों लगती है? ये भी बॉडी की एक टेम्परेचर मेंटेन करने की मैकेनिज्म होती है। ठीक है, क्योंकि शिवरिंग यानी कपकपाना क्या जनरेट करता है? हीट जनरेट करता है, ऊष्मा का उत्पन्न करता है। ऊष्मा, कपकपी ऊष्मा को उत्पन्न करती है सर्दियों में। तो वो क्या होती है? एक तरीके की एक्सरसाइज है। शिवरिंग भी एक तरीके की एक्सरसाइज है जो हमारे शरीर की ऊष्मा को मेंटेन रखती है सर्दियों के दिनों में खास तौर से। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? ये बॉडी की फिजिकल मैकेनिज्म है जो कि तापमान को नियत रखते हैं। ठीक है, पृथ्वी पे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे तापमान क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत नीचे पाया जाता है। पृथ्वी पे ऐसे बहुत सी जगह हैं, ठीक है, जहाँ तापमान कह सकते हो कि बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। खौलते हुए झरनों का नाम सुना है? ईजर्स, वहाँ का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री के आसपास। तो जो हाइड्रोथर्मल वेट्स है या उष्ण जलीय निकास इनको बोलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? बेसिकली महासागर में। और महासागर में भी किस जगह हाइड्रोथर्मल वेट होते हैं? जहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ठीक है, अंदर होता है ना पानी के, तो जहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जाहिर सी बात है जिस जगह ज्वालामुखी यानी जमीन फटती है वहाँ पे क्या निकलता है? लावा निकलेगा। जितने बीच में लावा निकलेगा तो उस पानी का तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। तो वो तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस से करके बहुत ज़्यादा हो जाता है। 100 डिग्री या बियॉन्ड 100 डिग्री हो सकता है तापमान वहाँ का। तो जो महासागरों में उष्ण जलीय निकास बोलता है जिनको, वहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है इसमें। तापमान के आधार पर ही जीवों को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। उसका पहला नाम क्या है? यूरीथर्मल, और ये होता है स्टीनोथर्मल। यूरीथर्मल क्या होते हैं? अभी लिखाऊंगा। ठीक है, यूरीथर्मल वो होते हैं जो कि एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। वाइड रेंज मतलब हमने अगर यहाँ पे लिख दी कि यूरीथर्मल जो है हमारा टॉलरेट कर रहा है, मान लो यहाँ पे 20 डिग्री से लेके 20 डिग्री सेल्सियस से लेके लगभग 40 डिग्री या बियॉन्ड 40 डिग्री 45 डिग्री कर सकता है। ठीक है, इसको और नहीं चला सकते, 10 कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि सर्दियों में अमूमन तापमान कितना रहता है? 10 के आसपास रहता है, तो इसको 10 भी कर सकते हो। ठीक है, तो 20 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस हमने मान लिया। ठीक, तो ये तापमान अगर कोई सहन कर रहा है तो क्या कहलाएगा? यूरीथर्मल कहलाएगा। ठीक है, यानी कि दे कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की जो ज़्यादा परास है उसको सहन कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कितनी हो सकती है? 20 से कम भी है और 40 से ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कहलाएंगे यूरीथर्मल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? ह्यूमंस एंड बर्ड्स। हाँ, हम लोग मैमल्स और बर्ड्स यानी कि जो स्तनधारी हैं और चिड़िया हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे यूरीथर्मल। ठीक है, स्टीनोथर्मल क्या होता है? दे कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब एक संकीर्ण तापमान को ही केवल सह सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने माना कि ये 30 डिग्री से 33 डिग्री तापमान तक ही सह पाएंगे। 35। ठीक,
तो यहाँ टेम्परेचर की रेंज कितनी होगी, नैरो, ठीक है। तो क्या कहलाएंगे, स्टीनोथर्मल कहलाएंगे। और स्टीनोथर्मल बेसिकली कौन आते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड मतलब जैसे कि कह सकते हो एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, ये सारे क्या है, कोल्ड ब्लडेड। या जितने भी हैं नीचे की ओर, जैसे फिशेज हो गई, फिशीज यानी फिश, फिश का जो एक क्लास है उसको फिशीज कहते हैं। एनिमल किंगडम में पढ़ोगे फिशीज एक शब्द आएगा, फिशीज को फिश बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि फिश फिशीज का ही एक नाम है, कह सकते हो। वैसे तो क्लास है लेकिन जनरल समझने की कह सकते हो कि जो मछलियाँ उसको फिशीज क्लास में रखा गया, ठीक है। तो ये और नीचे क्या आएंगे तो वो सारे के सारे क्या होंगे, वो भी स्टीनोथर्मल ही कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया यूरिथर्मल स्टीनोथर्मल का कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है इसका फायदा, और कैसे अफेक्ट करेगा ऑर्गेनिज्म को। ये मूव करते हैं ऐसे, अगर छिपकली यहाँ पे बैठा दो, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मूव कर जाएगी ठंडी जगह में, ठीक। तो ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म चलाती है। अगर यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है उसको, वो मूव कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हेडविस हो सकती है, ये क्या इस तरीके से वो खुद को मेंटेन करता है, ठीक। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है बाहर का तो वो क्या करेंगे, ठंडी जगह में चले जाएंगे। अगर ऐसी जगह जहाँ का थोड़ा सा ठंडा तापमान है तो कहाँ आ जाएंगे, धूप वाली जगह पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से वो खुद को मेंटेन करता है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद क्या है, टेम्परेचर का और इफेक्ट क्या होता है। टेम्परेचर हमने बात की 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमारी बॉडी का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जिसपे सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या करती हैं, अच्छे से रन करती हैं, यानी बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी चलती हैं। शरीर के अंदर होने वाली जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे अच्छे से चलती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि टेम्परेचर जो है हमारी जैव रासायनिक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए बहुत जरूरी कारक है शरीर के अंदर जो है। तो यहाँ लिख सकते हो बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, यानी जैव रासायनिक क्रिया। ये इनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी बोलते हैं, इनका एक नाम और है, क्या बोलते हैं इनको, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या है वो लिख करके लिखो, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लिखते हैं रिएक्शन। और हिंदी में बोलते हैं इसको उपापचय क्रियाएं, ठीक है। तो ये जो हमारी बॉडी की जितनी बायोकेमिकल रिएक्शन है कितने पे सर्वाइव करेंगे, कितने पे मतलब अच्छे से होंगी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। सर्दियों में क्या होता है, अक्सर हमने देखा होगा कि सुस्ती सी रहती है। अक्सर क्यों रहती है, क्योंकि टेम्परेचर जो है बाहर का ज़्यादा होता है, सर्दी में टेम्परेचर बाहर का कम होता है, ठीक है। और हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं या मैमल्स हैं तो हम अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, घटता बढ़ता है, तो हमारी जो बायोकेमिकल रिएक्शन है इनके होने की दर भी प्रभावित होती है, घटती बढ़ती है, ठीक है। तो याद रखना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस क्यों घटती बढ़ती है, इनकी दर क्यों घटती बढ़ती है, क्योंकि हमारी जो बायोकेमिकल रिएक्शन है इनको चलाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, एंजाइम्स चाहिए होते हैं। और एंजाइम्स का एक कॉन्सेप्ट है कि उनके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर कोई एंजाइम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही अच्छा काम करता है तो वो 37 पे ही करेगा, उससे कम करोगे तो नहीं करेगा, मतलब करेगा, कम करेगा। 37 से कम करोगे तो अपना काम तो करेगा लेकिन उतने अच्छे से नहीं करेगा, 37 से बढ़ा दोगे तब भी काम तो करेगा पर उतने अच्छे से नहीं करेगा। इसीलिए हमारी जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो प्रभावित हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें यहाँ याद रखें, इसके बारे में लिखोगे तो बस लिखवा दें। तापमान के बारे में लिखो, तापमान रीडिंग डाल दो इसमें लिखो बस।
पारिस्थितिक रूप से सबसे ज्यादा प्रासंगिक कारक तापमान है। प्रासंगिक कारक तापमान है। पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतुओं के अनुसार बदलता रहता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों मतलब पोलर एरियाज जो है, ध्रुवों की ओर और मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर, यानी जो चोटियां हैं, माउंटेन चोटियां, और मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर तापमान उत्तरोत्तर घटता है, यानी कि ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तापमान उत्तरोत्तर यानी उत्तरोत्तर संधि विच्छेद करो इस तरीके से, उत्तरोत्तर घटता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान अब शून्य इसको इंग्लिश में लिखो सब जीरो। ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान अब शून्य ब्रैकेट में सब जीरो से लेकर उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में, मरुस्थल मतलब डेजर्ट्स, ठीक है, मरुस्थलों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पहुंच जाता है, लेकिन कुछ आवास ऐसे भी हैं जहां का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है, जैसे उष्ण जलीय निकास, बोर्ड पे देखो, और इसको इंग्लिश में जरूर लिख लेना, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। कहाँ पाए जाएंगे? गहरे महासागरों में, ब्रैकेट में ही रहेगा गहरे महासागर। ब्रैकेट बंद करो। क्या लिखा था जरा एक मिनट बोलो, पढ़ के सुनाओ, पूरा सेंटेंस बोलो।
हाँ, जैसे उष्ण जलीय निकास, ठीक है, फुल स्टॉप लगा। देखो हम लोगों ने कल एक बात करी थी कि आम का पौधा भारत में ही होता है, कनाडा में नहीं होता। वजह क्या है? तापमान। तो लिख लो एक बात, ये भी छोटी सी है, लिखी हुई तो लिख। यह सामान्य सी बात है कि आम के पेड़, यह सामान्य सी बात है कि आम के पेड़ कनाडा और जर्मनी जैसे शीतोष्ण देशों में नहीं होते। क्यों नहीं होते? कारण बताओ। आम का पौधा एक ट्रॉपिकल बेल्ट में उगने वाला पौधा है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाला, ये ट्रॉपिकल बेल्ट में उगने वाला पौधा है आम का पौधा। ये शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में नहीं उगेगा, सीधी सी बात है। इसीलिए कहाँ नहीं पाए जाते हैं? ठंडी जगहों पे नहीं पाए जाएंगे, जैसे जर्मनी है, कनाडा है, या इससे ऊपर जब भी बढ़ेंगे फिर जैसे आइसलैंड वगैरह है, तो ये सारी जगह क्या है? ठंडी, ठीक है, रूस वगैरह है, तो इनमें नहीं पाए। हाँ बोलो। फॉरेनहाइट एक अलग स्केल है, सेल्सियस है, फॉरेनहाइट है, ये अलग स्केल है, अलग अलग स्केल मापा जाता है, ठीक है। स्केल मापने का जो हम लोग जो सीजीएस पद्धति और एक वो जो भी आती है, मुझे इतना याद नहीं आ रहा इस समय, ठीक है। हाँ, तो उसको जो है 106 के आसपास नॉर्मल होता है, उसमें 106 नहीं 96 डिग्री के आसपास, 96 डिग्री या 98 ऐसे कुछ होता है, उसमें नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। 98 डिग्री के आसपास को नॉर्मल माना जाता है। बेटा पहली बात तो ये समझो, तुम बात कर रहे हो सर फॉरेनहाइट में मानेगी, ये 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और ये 98 डिग्री फॉरेनहाइट है, दोनों पैमानों में अंतर है। हाँ, ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, ये भी नॉर्मल है, लेकिन दोनों की यूनिट अलग है, ये सेल्सियस है, ये फॉरेनहाइट है। बात समझ आ रही है? हाँ, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर जब भी हम लोग थर्मोमीटर की बात करते हैं तो कहाँ पे होता है? फॉरेनहाइट में माप देते हैं। और चूंकि हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं, तो उसको अगर फॉरेनहाइट ना कह के 37 डिग्री सेल्सियस में बोलते तो भी वो एक ही बात है, ठीक। और कोई बात, ये दोनों तापमान नापने के पैमाने हैं। सीजीएस और एमकेएस पद्धति पढ़ी होगी, याद होगा, जिसने पढ़ी होगी उसको पता होगा। एक सीजीएस पद्धति आती है और एक एमकेएस पद्धति आती है, तो दोनों में ये अंतर होता है, उसी में पढ़ते हैं, यूनिट अलग अलग होती है, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन भी होता है इनका आपस में, अगर इसको फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे हो जाएगी, सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करोगे हो जाएगा, लेकिन ये अलग चीज, ये फिजिक्स जो पढ़ाएगा उससे पूछोगे तो वो अच्छे से बताएगा, ठीक है। हाँ, कहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? हमने बोला था कि आम का पेड़ ठंडी जगह पे नहीं पाया जाएगा, बात खत्म, ठीक है। इसके आगे एक लाइन लिखो, हिम चीते, यानी कि स्नो लिपर्ड जिन्हें बोलते हैं ना, स्नो लिपर्ड नाम सुना होगा, हिम चीते, जैसे ये इसमें लिखा है। अगर ये भी ऑप्शन में मिल जाता है कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि हिम चीते जो है केरल में क्यों नहीं पाए जाते हैं, बताओगे तो हिम चीते, ये स्नो लिपर्ड, हिम चीते, स्नो लिपर्ड केरल के जंगलों में नहीं मिलते हैं, केरल के जंगलों में नहीं मिलते। ठीक है, क्यों नहीं मिलते वजह बताओ। वजह क्या है? टेम्परेचर। केरल में टेम्परेचर क्या होता है? क्योंकि केरल के विषुवत रेखा के आसपास है, और जहां टेम्परेचर वर्ष भर लगभग विषुवत रेखा का क्या होता है कॉन्सेप्ट कि वर्ष भर एक ही सा तापमान रहता है। क्योंकि केरल जो विषुवत रेखा से थोड़ा सा ऊपर यानी लगभग 8 डिग्री 4 मिनट के आसपास है वहां पे, तो इतना है वो, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा वेरी करेगा टेम्परेचर, लेकिन वहां पे गर्मियां जो है ज्यादा पड़ेंगी, मध्य भारत की अपेक्षा वहां पे गर्मियां क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक। तो नाम ही उसका हिम चीता है। हिम से क्या समझ में आ रहा है
कि ठंडी जगह पे रहने वाला है। जब वो ठंडी जगह पे रहेगा तो उसको गर्मी में कैसे रखोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये बात है। पैराग्राफ बदलो। इसमें लिखो एंजाइम, एंजाइम की बल गति, बल गति, एंजाइम की बल गति ब्रैकेट में काइनेटिक्स, एंजाइम की बल गति ब्रैकेट में काइनेटिक्स भी तापमान से प्रभावित होती है, तापमान से प्रभावित होती है। ठीक है, अगला पॉइंट बना के लिखो इसमें। तापमान के आधार पर जीवों को, तापमान के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा गया। तापमान के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा गया। उसमें नंबर 1 करके लिखो यूरीथर्मल, और इसको हिंदी में लिखते हैं बेटा प्रथुताजापी। हिंदी टफ है, प्रथुताजापी, प्रथुताजापी। ठीक है, और दूसरा लिखो स्टीनोथर्मल, इसको बोलते तनुताजापी। ठीक है, तनुताजापी। अब जरा इसके बारे में, यूरीथर्मल के बारे में लिख लो। ऐसे जीव जो तापमान के, ऐसे जीव जो तापमान के, ये सारे पूछे जाते हैं, तो ये नाम याद रखने, इसको हिंदी में भी याद रखना है, इंग्लिश में भी याद रखना है। हिंदी इंग्लिश इसलिए दोनों बता रहा हूँ। कभी कभी वो प्रथुताजापी ना लिख के सीधे क्या लिख देंगे यूरीथर्मल, यूरीथर्मल नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे प्रथुताजापी लिख देंगे। ऐसे स्टीनोथर्मल लिख सकते हैं या तनुतापी, दोनों में से कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पता हो वो अपना याद करो, जपना है क्या करना है। मैंने क्या लिखा था, ऐसे जीव जो तापमान के व्यापक परास को, व्यापक परास यानी वाइड रेंज, व्यापक परास, परास मतलब तो रेंज, व्यापक परास को सहन कर सकते हैं, व्यापक परास को सहन कर सकते हैं, यूरीथर्मल, यूरीथर्मल कहलाते हैं, यूरीथर्मल कहलाते हैं। जैसे, जैसे केवल मनुष्य नहीं, सारे मैमल्स, जितने भी मैमल्स, स्तनधारी तथा पक्षी, स्तनधारी तथा पक्षी। अगला वाला देखो स्टीनोथर्मल में है। ऐसे जीव जो तापमान के, जो तापमान के कम परास में ही रहते हैं, जो तापमान के कम परास यानी कि नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, तापमान के कम परास में ही रहते हैं, स्टीनोथर्मल कहलाते हैं, स्टीनोथर्मल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उभयचर, उभयचर
उभयचर मतलब एम्फीबियन जिसमें मेढक आता है, सैलामेंडर आता है, ये सारे क्वेश्चन। उभयचर तथा सरीसृप, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीव जो भी करता है, सरीसृप रेप्टाइल्स। ठीक है, तो ये था तापमान के बारे में। अगला कारक है प्रकाश। प्रकाश के बारे में लिख लो। अच्छा, प्रकाश क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताओ पहले। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश क्या होता है पहले ये बताओ। ऊर्जा होती है, किस फॉर्म में होती है? पार्टिकल फॉर्म में होती है, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली रेडिएंट एनर्जी होती है। रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन क्या कहलाती है? प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है? रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, क्या क्या काम करेगा प्रकाश? जाहिर सी बात है, जीवन की उत्पत्ति के लिए जीवन के सर्वाइवल के लिए प्रकाश सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे सर्वाइव नहीं करेंगे, पौधे सर्वाइव नहीं मिलेंगे, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो अल्टीमेटली हम लोग सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इसी प्रकाश जरूरी होता है। क्या होता है ये क्या करता है? प्लांट प्रोडक्टिविटी, प्लांट प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जिसको कहते हैं पादप उत्पादकता। इसको हम लोग देखेंगे जब इकोसिस्टम वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब। अच्छा, प्लांट उत्पादकता को क्या फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कह सकते हैं? बताओ क्यों कह सकते हैं? पादप उत्पादकता को क्या प्रकाश संश्लेषण कहा जा सकता है? बिल्कुल कह सकते हैं। देखो, जब इकोलॉजी की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? प्लांट प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, जब प्लांट फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। दोनों एक ही बात है, दोनों में ही क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा। प्लांट प्रोडक्टिविटी या फोटोसिंथेसिस दोनों एक ही बात है, लेकिन उनको एरिया के हिसाब से, उनके स्टडी ऑफ जो उनका डिवीजन है उसके हिसाब से क्या दी नाम उनको अलग अलग दे दिया गया। अगर इकोलॉजी में पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? प्लांट प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे। अगर उसको प्लांट फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस बोलेंगे बाद में। तो इसी को क्या कहते हैं? जो प्लांट प्रोडक्टिविटी है इसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो लाइट तो एक फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। दूसरा किस लिए जरूरी होती है? पुष्पों में, पौधों में पुष्पन के लिए जरूरी होती है, फ्लावरिंग के लिए जरूरी है। फ्लावरिंग यानी पुष्पन के लिए जरूरी होती है। और किस लिए जरूरी होगी लाइट? ट्रांसपिरेशन, बिल्कुल होगी ट्रांसपिरेशन के लिए। पहले हम लिखेंगे सीड जर्मिनेशन के लिए। सीड जर्मिनेशन मतलब बीजों के प्रस्फुटन के लिए। ठीक है, बीजों के उगने के लिए जैसे कह सकते हैं। और किससे जरूरी होगी? हाँ, अभी तो फिलहाल प्लांट की बात की है ना, प्लांट की बात कर रहे हैं। प्लांट में ये एरिया हो गए, प्लांट प्रोडक्टिविटी हो गया, फ्लावरिंग हो गया, सीड जर्मिनेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन भी हो गया। ठीक है, अगला लिखो ट्रांसपिरेशन। चलो, लेकिन बेसिकली ट्रांसपिरेशन कहाँ आएगा? टेम्परेचर वाले में आएगा। ठीक है, इसमें नहीं लिखो। करते हैं, लेकिन तापमान का असर ज्यादा है। तापमान की बात करेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होती है
फोटोसिंथेसिस होती है लाइट की प्रेजेंस में, ठीक। तापमान के आधार पे पौधों को बांटा जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने प्लांट्स की बात कर ली, प्लांट प्रोडक्टिविटी हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया और फ्लावरिंग हो गया, सीड जर्मिनेशन हो गया। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में क्या क्या होगा? चारा खोजने में, चारा खोजने में क्या करता है? प्रकाश मदद करता है चारा खोजने में। तो अगर हम यहाँ पे एनिमल्स में बात करें तो क्या हो जाएगा? ठीक है, एनिमल्स जो है प्रकाश के आधार पे क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक दिन में घूमने वाले होते हैं और एक रात में घूमने वाले हैं। नॉकटर्नल और डायर्नल नाम सुना होगा ना, दिन में घूमने वाले और रात्रिचर। दिनचर और रात्रिचर बोलते हैं हिंदी में उसको, दिनचर और रात्रिचर। इसको डायर्नल बोलते हैं और इसको नॉकटर्नल बोलते हैं। क्लियर? डायर्नल एंड नॉकटर्नल। डायर्नल क्या होगा? डायर्नल में किस तरीके से हेल्प करेगा? कुछ जीव ऐसे ही होते हैं जिनको दिन में ही निकलना रहता है, दिन में ही वो अपना भोजन पानी करते हैं, खाना तलाश करते हैं, मेटिंग के लिए जाते हैं। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? डायर्नल, दिन में घूमने वाले, ठीक है। खाना पानी ढूंढेंगे तो दिन में ही घूमेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जैसे उल्लू। उल्लू कब निकलता है? रात में निकलता है। जो क्या होता है? केवल रात में ही निकलते हैं खाना पानी ढूंढने के लिए, ठीक है। तो यानी कि एनिमल के बिहेवियर को प्रभावित करती है लाइट। क्या करती है लाइट? एनिमल के बिहेवियर को प्रभावित करती है, ठीक है। बात समझ आ रही है? और एक चीज और है, एनिमल को इस तरीके से प्रभावित करती है खाना ढूंढने के लिए, चारा ढूंढना। चारा ढूंढने में मदद करती है। तो ये लाइट के काम हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर सीड जर्मिनेशन की बात करें तो सीड जर्मिनेशन भी दो तरीके का होता है, वो हालांकि साइंस का थोड़ा हो जाएगा। एक को कहते हैं फोटोप्लास्टिक सीड। फोटोप्लास्टिक सीड कहलाते हैं ये, जो कि प्रकाश की प्रेजेंस में जर्मिनेट करते हैं। कौन सा सीड कहलाएंगे? फोटोप्लास्टिक। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो मींस फोटोन, और फोटोन क्या कहते हैं? लाइट, ठीक है। तो फोटोप्लास्टिक सीड कौन से होते हैं? जो प्रकाश की उपस्थिति में ही जर्मिनेट करते हैं, उनको क्या कहते हैं? फोटोप्लास्टिक सीड्स कहलाते हैं। तो सीड जर्मिनेशन का ही टॉपिक है, लेकिन इतना नहीं था। चलो इसको एक बार थोड़ा सा लिखो, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के बारे में लिखो थोड़ा सा। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य उत्पन्न करते हैं। खाद्य मतलब अपना खाना बनाते हैं, खाद्य उत्पन्न करते हैं। खाद्य उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम कौन? एनिमल्स। इसलिए हम जीवन यापन के लिए स्वपोषियों यानी कि ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषियों पर निर्भर हैं, स्वपोषियों पर निर्भर हैं, ठीक है। अगला लाइन लिखो इसमें। बहुत से पौधे पुष्पन मतलब फ्लावरिंग हेतु, बहुत से पौधे पुष्पन हेतु अपनी दीप्तिकालिक को इंग्लिश में कहते हैं फोटो पीरियड।
दीप्तिकालिक। फोटो पीरियड आवश्यकता की पूर्ति के लिए पुष्पन हेतु अपनी दीप्तिकालिक ब्रैकेट में फोटो पीरियड आवश्यकता की पूर्ति हेतु धूप यानी लाइट, धूप पर निर्भर होते हैं। पैराग्राफ बदल के बहुत से प्राणियों के लिए भी प्रकाश की अवधि उनकी दैनिक तथा मौसमी मौसम के अनुकूल तथा मौसमी क्रियाओं जैसे चारे की खोज, जनन और प्रवास हेतु प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, प्रवास हेतु आवश्यक है। इसमें एक लाइन और, पृथ्वी पर प्रकाश की उपलब्धता तापमान से निकट संबंधित है क्योंकि दोनों का स्रोत सूर्य है। ठीक है, अगला कारक हम जो पढ़ेंगे जो है वाटर, पानी। पानी क्यों जरूरी है? पहली बात तो पानी फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, ठीक है। और उससे सबसे बड़ी बात ये है कि जो जीवन का उद्भव हुआ है कहाँ हुआ है? पानी में ही हुआ है। जीवन की उत्पत्ति बेटा पानी में हुई है, ठीक है। तो लाइफ जो है हमारी इवॉल्व हुई है पानी। और दूसरा फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तीसरी बात, जीवों के रहने की जो व्यवहार है, जीवों के रहने के व्यवहार, उसको भी प्रभावित करता है जल। जैसे कुछ जीव खारे पानी में रहते हैं, कुछ जीव कहाँ रहेंगे? फ्रेश वाटर यानी कि नदी वाले पानी में रहते हैं, ठीक है। तो जल में रहने के हिसाब से भी जो हमारे जीव हैं उनको दो आधार पर विभाजित किया जाता है, ठीक। तो लाइफ इवॉल्व कहाँ हुई है? लाइफ इवॉल्व इन वाटर। यानी कि जो जीवन का उद्भव हुआ है वो पानी में हुआ है। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिखोगे, जल के आधार पर, यानी कि जल की लवणता। जीव दो प्रकार के होते हैं यहाँ भी।
जाएंगे, जैसे वहां पे क्या था टेम्परेचर बारे में, टेम्परेचर बारे में क्या था यूरी थर्मल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यूरी हैलाइन, यहाँ पे हो जाएगा यूरी हैलाइन। दूसरा क्या हो जाएगा, वहां पे क्या था स्टीनो थर्मल, यहाँ पे जाएगा स्टीनो हैलाइन। ठीक है, यूरी हैलाइन और स्टीनो हैलाइन। ठीक है, हैलाइन से मतलब होता है लवणता, एक तरीके से हैलाइन का मतलब होता है यहाँ पे लवणता। तो यूरी हैलाइन का मतलब ये हो गया कि ऐसे जलीय जीव जो लवणता की अधिक परास को सह सकते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे यूरी हैलाइन कहलाएंगे। और स्टीनो हैलाइन क्या हो जाएगा, ऐसे जीव जो लवणता यानी कि जो सैलिनिटी है उसकी कम परास को सहेंगे तो उसको क्या कहेंगे स्टीनो हैलाइन कहेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे भी दो प्रकार के जीव होते हैं, यूरी हैलाइन और स्टीनो हैलाइन। अच्छा एक चीज और बताओ, जल की लवणता को मापते हैं किस स्केल पे मापते हैं? पीपीटी पार्ट पर थाउजेंड, है ना, पार्ट पर थाउजेंड पे मापते हैं। इसमें पानी के बारे में थोड़ी सी चीजें लिखो जरा। तापमान के बाद जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला, जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला जल एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है, वास्तव में पृथ्वी पर जीवन पानी में ही जन्मा था, यानी लाइफ इवॉल्व्ड इन वाटर। वास्तव में पृथ्वी पर जीवन पानी में ही जन्मा था। मरुस्थल में इसकी उपलब्धता इतनी सीमित है कि केवल विशेष अनुकूलताओं वाले जीव ही वहां रह पाते हैं। ठीक है, पौधों की उत्पादकता और वितरण, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण भी पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अच्छा, वितरण कैसे प्रभावित होता है जल से? जो पौधों का वितरण है वो कैसे प्रभावित होता है? जैसे देखा होगा कि कुछ पौधे केवल रेगिस्तान में उगते हैं, कैक्टस हो गया, नागफनी हो गई, है ना, इस तरीके के पौधे कहाँ उगेंगे? केवल
राजस्थान रेगिस्तान में, डेजर्ट एरिया जो है वहाँ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है। कुछ पौधे देखा होगा कि केवल पानी में ही उगते हैं। क्यों उगते हैं? क्योंकि उनके पास पानी में उगने के लिए ऐसी मैकेनिज्म दी है कुदरत ने कि वो पानी में सर्वाइव करते हैं। ठीक है। कुछ पौधे देखा होगा कि दलदल में उगते हैं। ठीक, कुछ पौधे दलदल में उगते हैं, कुछ पौधे नमी वाले एरियाज में उगेंगे। ठीक है। कुछ पौधे जो है हमारे कहाँ उगेंगे? जल के भीतर डूबे हुए भी पाए जाते हैं। देखा होगा अक्सर कुछ पौधे जल के भीतर डूबे हुए पाए जाते हैं। ठीक, तो ऐसे ही जो है जल जो है पौधों के वितरण को प्रभावित करता है। ठीक, इसमें अगला पॉइंट लिखो, जलीय जीवों के लिए, जलीय जीवों के लिए जल की गुणता, जलीय जीवों के लिए जल की गुणता, गुणता मतलब क्वालिटी ऑफ वाटर, गुणवत्ता एक ही बात, गुणता या गुणवत्ता जो भी लिखा। जलीय जीवों के लिए जल की गुणता, ब्रैकेट में लिखो, जल का रासायनिक संगठन, जल का रासायनिक संगठन, संगठन ऐसे लिखो, संगठन कंपोजिशन, जल का रासायनिक संगठन, कॉमा पीएच, पीएच, पीएच वैल्यू पानी की। ठीक है, हाँ ब्रैकेट में पीएच महत्वपूर्ण होता है। लवण की सांद्रता, लवण की सांद्रता प्रति हजार भाग में, प्रति हजार भाग में, प्रति हजार भाग में लवणता के रूप में, प्रति हजार भाग में लवणता के रूप में मापी जाती है, मापी जाती है। अब प्रति हजार भाग में मापी जाती है, इसका मतलब जो है इसको लिख लो यहाँ पे पीपीटी, शॉर्ट में पीपीटी। क्या बोलते हैं इसको? पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक, थाउजेंड को ऐसे मत लगाओ, पीपीटी मतलब पार्ट्स पर थाउजेंड। अगर यही पूछा जाए कि लवणता को किसमें मापते हैं तो पीपीटी, ऑप्शन क्या लगाओगे? पीपीटी। ठीक, और फुल फॉर्म क्या होगी? पार्ट्स पर थाउजेंड। लवणता के आधार पर जीवों को, लवणता के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 यूरी हेलाइन, ये लिखा हुआ। ठीक है, इसको हिंदी में लिखते हैं प्रथु लवणी। प्रथु लवणी। नंबर 2 स्टीनो हेलाइन, इसको हिंदी में लिखते हैं तनु लवणी, तनु लवणी। ठीक है, अब होता क्या है जरा इसको हिंदी में लिखो एक बार। यूरी हेलाइन के बारे में लिख लो। ऐसे जीव जो लवणता की व्यापक परास, मीन्स नैरो रेंज ऑफ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, ऐसे जीव जो लवणता की व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं, के प्रति सहनशील होते हैं, क्या कहलाते हैं? यूरी हेलाइन, यूरी हेलाइन कहलाते हैं। यूरी हेलाइन कहलाते हैं। अब इसमें भी बहुत सारी मैसेज होती हैं।
जो कि अधिक जो है लवणता की रेंज को सह सकती हैं। तो बेसिकली कौन हो जाएगा इसमें एग्जाम्पल? मछलियाँ, ठीक है। तो अगला लिखो स्टीनोहेलाइन, ऐसे जीव जो लवणता की कम परास के लिए सहनशील होते हैं स्टीनोहेलाइन कहलाता है। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, मछलियां एक जगह से दूसरे स्थान पर क्यों जाती हैं? मछलियों में प्रवास देखा जाता है, मछलियां एक जगह से दूसरे स्थान पर जाती हैं, उसकी वजह क्या है? लवणता और टेम्परेचर। दो वजह, लवणता और टेम्परेचर। मछलियां अगर एक जगह से यानी एक जल का स्रोत से दूसरे जल के स्रोत में जा रही है तो उसकी वजह क्या होती है? लवणता और ताप, ठीक है। तो इस वजह से, तो ये तो था तुम्हारा जल के बारे में। एक और जाता है मृदा के बारे में कितना बता। बस अभी बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगा। अरे हो जाएगा, बहुत टाइम। सॉइल या मृदा, अच्छा मृदा किसको कहोगे? अरे मिट्टी तो उसकी हिंदी हो गई ना। मृदा किसको बोलोगे? देखो मृदा क्या होती है? मृदा होती है जमीन की ऊपरी परत, ठीक है, जिसमें क्या मिलेगा? ह्यूमस मिलता है। मृदा क्या होती है? जमीन की ऊपरी परत होती है जो कि उपजाऊ होती है ह्यूमस के कारण। और ह्यूमस क्या है? एक ऑर्गेनिक मैटर जो कि कैसे बनेगा? डेब्रिस से बनता है। डेब्रिस मतलब जो पत्तियां गिर जाती हैं, सड़ती गलती हैं, तो उनसे क्या होता है? डेब्रिस, और वही जो है ह्यूमस बनाता है आगे जाके, ठीक है। तो मृदा कहलाती है, यानी कि सुपरफिशियल जो लेयर ऑफ अर्थ होती है उसको क्या बोलेंगे? मृदा बोलेंगे। अच्छा, मृदा बनती कैसे है? हाँ बोलो, जोर से बोलो। क्या कहना चाह रहे हो? तो मृदा बनती कैसे है? अरे तो कोई बात नहीं, तुम बोलो। देखो बेटा, चट्टानें जो होती हैं, चट्टानें क्या होता है? उनमें एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं बीदरिंग या अपक्षरण, ठीक है। तो अपक्षरण के कारण मृदा का निर्माण होता है। और मृदा के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पीडोजेनेसिस। जो टर्म है ना, इंपॉर्टेंट है। मृदा निर्माण, आवाज आ रही है? थोड़ा तेज करता हूँ। अरे पूरा योगी जी की जैसी भी मशीन लेके आए हुए हैं। देखो बेटा, पहली बात तो मृदा होती क्या है? सुपरफिशियल लेयर ऑफ अर्थ। सुपरफिशियल लेयर ऑफ अर्थ, जिसमें क्या मिलेगा? जिसमें क्या मिलता है? ह्यूमस मिलेंगे, प्लस क्या मिलेगा? सॉइल ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ठीक है, सॉइल ऑर्गेनिज्म क्या क्या बोलेंगे? मैं समझा नहीं। ह्यूमस को नहीं, ह्यूमस की हिंदी नहीं पता मुझे। ह्यूमस को जीवाश्म बोलेंगे, जीवाश्म। ह्यूमस को या फॉसिल बोलेंगे, जीवाश्म। ह्यूमस को ह्यूमस ही बोलते हैं, और ह्यूमस की हिंदी भी होती है, हालांकि ह्यूमस की हिंदी नहीं पता, ठीक है, ह्यूमस की हिंदी नहीं जानते हैं। लेकिन फॉसिल को जीवाश्म बोला जाता है और ह्यूमस को ह्यूमस कहते हैं। फॉसिल अलग चीज है
और जो ह्यूमस है वो अलग चीज़ है। जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म जैसे कोई जीव है, जैसे हज़ारों साल पहले देखा होगा कि कोई जीव है और वो जीव किसी चट्टान के नीचे आके दब गया, ठीक है, और खुदाई के दौरान वो निकला, ठीक है, तो उसके जो अवशेष मिलेंगे वो क्या कहलाएगा? जीवाश्म कहलाएगा, ठीक है। तो वो एक अलग प्रोसेस होती है, पेट्रिफिकेशन वगैरह, और उसमें कई सारी प्रोसेस आती हैं, तो वो कहलाती हैं जीवाश्म के तहत आता है। जीवाश्म अपने आप एक बड़ा टॉपिक है, कई सारी प्रोसेस होती हैं वहाँ पे, जो सीक्वेंशियल प्रोसेस है, पेट्रिफिकेशन है, और अंबर होता है, क्रिस्टलाइज, इस तरीके से और कुछ प्रोसेस होती हैं वहाँ पे जीवाश्म। फॉसिलाइजेशन बोलते हैं उसके बनने की प्रक्रिया को, ठीक। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, ये होता है ऑर्गेनिक मैटर। बनता कैसे है? लीव्स से बनेगा, डेड एंड डिकेइंग लीव्स, मतलब जो मृत लीव है ना, मृत पत्तियां वगैरह, मृत लीव्स, ठीक। और कैसे बनता है? माइक्रोबियल एक्टिविटी के कारण। पत्तियां सड़ती हैं, क्यों सड़ती हैं? माइक्रोबियल एक्टिविटी के कारण, क्योंकि सूक्ष्म जीव होते हैं जो इनको सड़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, सूक्ष्म जीव इसको तोड़ेंगे, सड़ाएंगे, गलाएंगे, तभी तो जाके वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी। जब टूटेगी तो ह्यूमस बनता है, डिकम्पोजिशन एक तरीके से, ठीक है। तो ये काम चलता है, क्लियर। अच्छा, एक चीज है जो मृदा बनती कैसे है, ये बनती है चट्टानों के अपक्षरण से। चट्टानों के अपक्षरण से इसका निर्माण होता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है पीडोजेनेसिस। इसको ऐसे ही याद करोगे और इसको हिंदी में लिखोगे तो भी इसको पीडोजेनेसिस ही लिखोगे, पीडोजेनेसिस। समझ में आ गया? हिंदी भी यही है, इंग्लिश भी यही है। वो सॉइल प्रोफाइल होता है, सॉइल प्रोफाइल, ठीक, वो अलग चीज। पीडोजेनेसिस हो गया, ठीक। अच्छा, स्टडी ऑफ सॉइल मतलब मृदा के अध्ययन को क्या कहोगे? पीडोलॉजी। ठीक है, मृदा के अध्ययन को कहेंगे पीडोलॉजी, मृदा के बनने को कहेंगे पीडोजेनेसिस, और जो चट्टानें टूटती हैं उसको कहेंगे वीदरिंग। जो अपक्षरण है ना, इसको एक शब्द इस्तेमाल होता है यहाँ पे, वीदरिंग। ये सभी नाम इंपॉर्टेंट है, अपक्षरण को कहते हैं वीदरिंग। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ओके, इसमें थोड़ा सा एक दो पॉइंट है वो देख लेते हैं क्या लिखे हुए हैं। चलो इसमें लिख लो, मृदा के बारे में लिख लो थोड़ा सा। विभिन्न स्थानों में मृदा की प्रकृति और गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। यह जलवायु प्रक्रम
अपक्षय प्रक्रम, अपक्षय, अपक्षय मतलब वीदरिंग वाला, वीदरिंग प्रोसेस। अपक्षय प्रक्रम पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। मृदा की विभिन्न विशेषताएं, मृदा की विभिन्न विशेषताएं जैसे संघटक, संघटक मतलब कंपोजिशन ऑफ सॉइल। मृदा की विशेषताएं जैसे संघटक, मृदा के कण का साइज, मृदा के कण का साइज, कॉमा जल धारण क्षमता, कॉमा जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता इत्यादि होती हैं, इत्यादि होती हैं। इन विशेषताओं के साथ पीएच, इन विशेषताओं के साथ पीएच, खनिज संगठन, पीएच, खनिज संगठन और स्थलाकृति, स्थलाकृति काफी सीमा तक किसी क्षेत्र की वनस्पति का निर्धारण करते हैं, किसी क्षेत्र की वनस्पति का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो ये सॉइल के बारे में होते हैं। कुछ बेसिक टर्म है, जरा उनको देखते हैं। केवल ऐसे ही लिख लो। ओके, इतना हो गया। एक टर्म आता है यहाँ पे हाइबरनेशन। नोट करके लिखना, नोट करके। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन एक प्रोसेस है और ये इसको कहते हो विंटर स्लीप। इसको क्या बोलेंगे? विंटर स्लीप। विंटर स्लीप मतलब क्या होगा इसका? जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में, अर्थात जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं तो क्या होता है, ध्रुवीय भालू क्या करते हैं? सोना। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। ठीक है, तो हाइबरनेशन क्या होता है? विंटर स्लीप। तो इसको सीधे सीधे एक लाइन में क्या लिखते हैं? विंटर स्लीप। क्यों सो जाते हैं? उसकी वजह होती है क्योंकि ये अपने शरीर की ऊर्जा को बचाते हैं। ठीक है, विंटर स्लीप क्या होता है? अपने शरीर की ऊर्जा को बचाने के लिए सोते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दी में इनको खाना नहीं मिल पाता उतना जितना इनको चाहिए होता है। जब उनको खाना नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है ये अपने जो शरीर की मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको कम करते हैं, उनका रेट कम करते हैं। ठीक है, तो एक बार में खाते हैं और कई दिनों तक पचता है इनका, मतलब कहने का ये होगा जब काफ़ी दिनों तक पचता है तो वही इनको ऊर्जा देता है सर्वाइव करने के लिए। तो हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीप, और इसके एग्जाम्पल में लिख लो पोलर बियर। BEAR या BEER, पोलर बियर, BEER। ठीक, पोलर बियर, ध्रुवीय भालू। ठीक है, एक होता है एस्टिवेशन।
इसको कहते हैं समर स्लीप, या इसको बोलेंगे ग्रीष्म निष्क्रियता। नाम से पता चल रहा है कि गर्मियों में सो जाता है, ग्रीष्म निष्क्रियता। निष्क्रियता समर स्लीप बोलता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में 2 बातें लिख लो यहाँ पे। एक तो घोंगा लिख लो, मतलब मोलस्क कहते हैं, स्नेल बोलते हैं इसको, घोंगा को स्नेल बोलते हैं। और कुछ फिशेस में भी पाई जाती है, कुछ फिशेस, सम फिशेस करके लिख लेना, कुछ मतलब सम फिशेस। तो ये टर्म 2 याद करने। हाइबरनेशन क्या होता है? विंटर स्लीप होता है, किसमें पाया जाएगा? पोलर बियर। एस्टिवेशन क्या होता है? समर स्लीप होता है, जिसको ग्रीष्म निष्क्रियता भी कहते हैं, किसमें पाया जाएगा? घोंगा या कुछ फिशेस में पाई जाती है, ठीक है। एक होता है डायापॉड्स। डायापॉड्स लिखो पहले इधर। ओके, डायापॉड्स। इसको हिंदी में बोलते हैं उपरब्धि। उपरब्धि एक तरीके से ये भी जो है सस्पेंड करने की प्रणाली है, ठीक है। मतलब एक तरीके से सस्पेंड करना, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि जैसे ये भालू होता है, वो क्या होता है? सर्दियों के दिनों में हाइबरनेशन में चला जाता है। मछलियाँ होती हैं, ये एस्टिवेशन में चली जाती हैं। या घोंगा जो है ये किस में चला जाता है? ग्रीष्म निष्क्रियता में चला जाता है। वैसे ही कुछ फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, जल प्लावक बोलते हैं इनको। क्या होता है? ये उपरति की अवस्था में चले जाते हैं। तो इनको बोलेंगे, ये क्या कहलाएंगे? इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। बस केवल एग्जाम्पल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसका, डायापॉड्स का, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। और कुछ खास बात छूट रही है? एक चीज में थोड़ा सा करेक्शन करो, यहाँ फाइटो नहीं, जू प्लैंक्टन कर, जू प्लैंक्टन, फाइटो नहीं, जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, ठीक है। फाइटो की जगह जू लगा दो आप, जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन क्या होते हैं? पानी में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं, ठीक है। जैसे पानी में तैरने वाले अक्सर देखा वो छोटे छोटे जीव पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जू प्लैंक्टॉन्स कहलाते हैं। वो किसको खाते हैं? जो जलीय पादप, जो छोटे छोटे जल प्लावक कहलाते हैं ना, जिनको पादप प्लावक भी बोलते हैं, उनको खाते हैं, ठीक। तो ये इनकी अवस्था होती है, निलंबित परिवर्धन की एक अवस्था है उपरति। तो उपरति नहीं चले जाते हैं, यानी कि उपरति की अवस्था है निलंबित परिवर्धन की, निलंबित परिवर्धन की अवस्था, लंबित परिवर्तन की अवस्था है। तो ये निलंबित परिवर्तन की अवस्था होती है, इसमें चले जाते हैं डायापॉड्स, ठीक है। इरेज करो। अगला टॉपिक देखो जरा क्या, इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस। अगले टीचर्स को आ जाए, टाइम हो गया तो आ गया आने वाला है, इंतजार कर रहा है। इकोलॉजिकल इंटरैक्शन, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कल बात की थी कि पर्यावरणीय कारक जो होते हैं उनको किस रूप में पढ़ा जाता है? तो पारस्परिक अंतःक्रिया के मामले में पढ़ा जाता है। तो ये वही चीज़ है जो कि हम लोग यहाँ देखेंगे
कि पारस्परिक अंतःक्रिया के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस को देखेंगे। ये दो तरीके के होंगे यहाँ पे। हाँ बेटा, छिपकली भी हाँ कह सकते हो। सर्दियों में अक्सर देखा होगा गायब हो जाती है, सर्दियों में नहीं दिखती है। सर्दियों में छिपकली हम लोग को नहीं दिखती, गर्मियों में बहुत दिखती है। तो छिपकली भी हाइबरनेशन में जाती है, हाइबरनेशन की फेज होती है। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव इंटरेक्शन। और एक होता है निगेटिव इंटरेक्शन। सकारात्मक पारस्परिक संबंध और नकारात्मक पारस्परिक संबंध। ठीक है, तो पॉजिटिव में जो आएंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग? इसमें 3 प्रकार होंगे यहाँ पे, 3 टाइप्स होंगे यहाँ पे। नंबर 1 का क्लिक हो गया प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन और हिंदी में इसको बोलते हैं सहोपकारिता। क्या बोलेंगे? सहोपकारिता। ठीक है, सहोपकारिता। अगला है म्यूचुअलिज्म। इसी को कहीं कहीं सिम्बियोसिस भी कहते हैं। और इसको हिंदी में कहते हैं सहजीविता। ठीक है, लास्ट है कमेंसलिज्म। इनके नाम हिंदी में भी याद करने हैं और इंग्लिश में भी याद करने हैं। कभी हिंदी के नाम से पूछेगा तो कभी इंग्लिश के नाम से पूछते हैं। ठीक है, दोनों के नाम से पूछा जा सकता है। कमेंसलिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा सहभोजिता। ठीक है, अब जरा रुको यहाँ पे ध्यान से देखो। प्लस का साइन किसको डिनोट करेगा? यहाँ पे पॉजिटिव। निगेटिव का साइन किसको डिनोट करेगा? नेगेटिविटी, यानी नकारात्मकता। तो ये जितने भी यहाँ पे हमने लिखे हैं इंटरेक्शन के टाइप, ये कैसे हैं? सकारात्मक है। तो इनको कैसे डिनोट करेंगे? तो ये इसमें कैसा होगा? कैसा इंटरेक्शन होगा? प्लस प्लस, प्लस और प्लस। जाहिर सी बात, जब इंटरेक्शन होगा तो किसके बीच? 2 जीवों के बीच इंटरेक्शन होगा। 2 जीवों के बीच इंटरेक्शन होगा और दोनों को क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, दोनों को क्या होगा? लाभ। प्लस का साइन मतलब दोनों को लाभ होगा। सिम्बियोसिस या म्यूचुअलिज्म, यहाँ पे भी क्या होगा? दोनों जीवों को लाभ होगा। ठीक है, इंटरेक्शन, जाहिर सी बात, जब इंटरेक्शन की बात करेंगे तो किसके बीच? 2 जीवों के बीच। ठीक है, तो इंटरेक्शन कैसा है? क्योंकि पॉजिटिव है तो दोनों जीवों को लाभ होगा यहाँ पे। कमेंसलिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक जीव को लाभ होगा और दूसरे को ना लाभ होगा ना हानि होगी। ठीक है, एक जीव को लाभ होगा, दूसरे को ना लाभ होगा ना हानि होगी। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? तो प्रोटो कोऑपरेशन में क्या होगा? दोनों जीवों को लाभ होगा। दोनों इंटरेक्टिंग जीव जो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, दोनों इंटरेक्टिंग जीवों को लाभ होगा। सिम्बियोसिस में क्या होगा? दोनों इंटरेक्टिंग जीव को लाभ होगा। कमेंसलिज्म में क्या होगा? दोनों इंटरेक्टिव जीव में से एक को लाभ होगा और दूसरे को ना लाभ होगा ना हानि होगी। क्लियर? ये बात समझ आ गई? इसमें क्या अंतर हो जाए? चलो इसमें तो देखा अंतर कि एक को लाभ हो रहा है, एक को हानि हो रही है। लेकिन प्रोटो कोऑपरेशन और म्यूचुअलिज्म में क्या अंतर होगा? प्रोटो कोऑपरेशन में जो दोनों जीवों के बीच का एसोसिएशन होगा, संबंध होगा,
वो स्ट्रांग नहीं होगा, मतलब वीक एसोसिएशन होगा दोनों जीवों के बीच का। ठीक है, प्रोटो कोऑपरेशन में जो दोनों हमारे इंटरैक्टिंग जीव होंगे उनके बीच का संबंध कैसा होगा, लूज एसोसिएशन होगा या वीक एसोसिएशन होगा, कमजोर संबंध होगा दोनों के बीच। म्यूचुअलिज्म या सिम्बियोसिस में दोनों जीवों के बीच का संबंध कैसा होगा, स्ट्रांग, यानी कि दोनों के बीच में क्लोज रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखनी है और यही अंतर दोनों में पैदा करती है। एग्जाम्पल बिल्कुल होता है। ठीक, देखो प्रोटो कोऑपरेशन का यहाँ पे एग्जाम्पल होगा सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब। जगह नहीं है, चलो यहाँ पे सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब, साधु केकड़ा जो बोलते हैं इसको, और साधु केकड़ा, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा केकड़ा। ठीक है, सिम्बियोसिस में जो बेस्ट एग्जाम्पल देखा होगा लाइकेन, लाइकेन और माइकोराइजा होता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल होता है, क्या बोले, यहाँ पे लाइकेन, अभी एक एक लिख लो, कल बहुत सारे लिखा देंगे। लाइकेन और एक और होता है माइकोराइजा होता है। माइकोराइजा क्या होता है और लाइकेन क्या होता है, दोनों को जरा कोई बताएगा। लाइकेन क्या होता है, कवक और शैवाल के बीच का संबंध होता है, जो कि क्लोज एसोसिएशन होता है। दोनों देखने में एक ही जीव लगेंगे पर वास्तव में क्या होगा, दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, माइकोराइजा में क्या होता है, राइजा मतलब होता है रूट, राइजा मतलब होता है वो अलग, उसका तुम नाम से जा रहे हो, ऑरिजा सटाइवा बोलते हैं चारों, तो ऑरिजा एक अलग चीज़ है, वो उसका जीनस नहीं। हाँ, तो राइजा मतलब होता है रूट, माइकोराइजा, राइजा हो गया रूट, माइको मीन्स स्टैंड फॉर फंगस, माइकस को बोलते हैं फंगस। ठीक है, तो जो रूट और जो फंगस यानी कवक के बीच का जो एसोसिएशन है वो कहलाएगा माइकोराइजा। ठीक है, और जो जड़ें हैं वहाँ पे राइजा मतलब ये होंगी हायर पौधों की, जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो हम देखते हैं, जो कि हमारे चारों तरफ है, इनके पौधों की जड़ों में और जो कवक हैं उनके एसोसिएशन को क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो मिल जाएंगे, लाइकेन और माइकोराइजा का लिखा है। कमेंसलिज्म का एक एग्जाम्पल होता है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स नाम सुना होगा, अधिपादप जिसको बोलते हैं, अधिपादप। इसमें क्या होता है, देखा होगा कि एक पौधे के ऊपर दूसरा पौधा उग जाता है। अमरवेल का रिलेशनशिप वो तो उसमें आ जाएगा, नेगेटिव वाले में चले जाओगे। हमें प्लस माइनस भी ध्यान रखना है, प्लस जीरो। ठीक है, हमें रिलेशनशिप याद रखना है कि इसमें क्या होना है। जैसे ही अमरवेल ले आओगे तो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अमरवेल पौधे को सुखा के खत्म कर देगा। तो जैसे ही वो उसमें अगर जाहिर सी बात एक पौधे को नुकसान पहुंचाना शुरू करेगी, वो कैसा इंटरेक्शन रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा। हमें नेगेटिव की बात नहीं करनी, पॉजिटिव की बात करनी। तो एक को प्लस देना है, दूसरे को जीरो देना है। वो कैसे आएगा, देखा होगा ऑर्किड नाम का पौधा सुना होगा, ऑर्किड जिसको बोलते हैं, सुना ना, ऑर्चिड या ऑर्किड जो भी कहना चाहो। तो ऑर्किड के पौधे अक्सर दूसरे पौधे के ऊपर उगते हैं, वो दूसरे पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचाते, बदले में दूसरे पौधे से क्या लेते हैं, पोषण। ठीक है, यानी मिनरल्स लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो ये इनका काम होता है, इनको अधिपादप बोलते हैं, एपीफाइट्स होते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एपीफाइट्स, अधिपादप। तो ये बेसिकली ऑर्किड्स में पाया जाता है। ऑर्किड्स क्या होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो कि दूसरे पौधे के ऊपर उगते हैं, और ये दूसरे पौधे को ना तो कोई हानि पहुंचाएंगे और ना उसको कोई लाभ देंगे, बल्कि खुद तो लाभ ले लेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरे पौधे को लाभ और हानि दोनों नहीं पहुंचाएंगे। तो आज इतना रखते हैं, कल इस बारे में देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में कल लिखेंगे डिटेल में। मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ाता होगा तो वही बोर हो जाओगे। और मैं भी एनसीईआरटी है, बताइए एनसीईआरटी, तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है।
जहाँ भी जो भी एग्जाम में जाओगे एनसीईआरटी से पूछा जाता है, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी पढ़ना है जी, हिंदी मीडियम तो लोग पढ़ाने के लिए लिया मेरा थोड़ा डाउट है आपने हिंदी का ही पूरी तरीके से कैसे होगा।